The telecom network is used for private communications. So person to person communication करना है उसके लिए use होता है. And apart from that, we have mass communication means. So we have news channels, जो DTH वगैरह है, तो all these are channels of mass communications. Radio, TV, newspapers, magazines. तो सारे मास कम्युनिकेशन का है. ए ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी, ये गवर्नमेंट ओन्ड रेडियो चैनल है. न्यूज़ चैनल्स भी हैं काफ़ी सारे, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और देयर आर ओवर 300 प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स. तो ये सारे के सारे मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं. और द पर्पस ऑफ दीज इज बोथ एंटरटेनमेंट एज वेल एज अवेयरनेस जनरेशन. तो जो गवर्नमेंट वाले हैं, they try to balance both an awareness generation and entertainment, और जो प्राइवेट वाले हैं उनका imbalance चलता है, more of entertainment and less of awareness generation. दूरदर्शन के बारे में भी पता ही होगा, it is a government of India owned channel, तो entertainment purposes के लिए है और awareness generation भी होती है खैर इससे. Newspapers, India publishes one of the largest number of newspapers and in more than 100 languages and dialects. 100 से ज़्यादा languages और dialects में newspapers publish होते हैं हमारी देश के अंदर. Then apart from that, जो movie industry है, film industry है, वो भी है. It is also means of entertainment, mass communication, both entertainment and awareness generation. तो जो film industry है तो उसमें भी primarily focus is on entertainment, लेकिन बहुत सारी movies बनती हैं which are for awareness generation as well. तो अक्षय कुमार की एक मूवी थी ना अभी, टॉयलेट प्रेम कथा, तो वो देखो एंटरटेनमेंट भी है, मूवी है टू एंटरटेन, एंड इट आल्सो जनरेट्स अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन, कि टॉयलेट्स वगैरह बनाने चाहिए और टॉयलेट में ही टॉयलेट जाना चाहिए, वैसे बात नहीं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. तो पहले इसको सेंसर बोर्ड कहा करते थे क्योंकि ये सेंसर कर देती थी सब कुछ, जो चीज़ें which were not considered appropriate. उसके बाद में इसका नाम बदल दिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, लेकिन फिर भी सेंसर ही करती है ये, इसका कुछ पर्पस चेंज नहीं हुआ, मतलब इट डज द सेम थिंग. सर्टिफाई करना था, सेंसर कर देती है. तो मल्टीपल चॉइस के लिए these are important, जो भी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, and these are important from the point of MCQs. इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है. तो ट्रेड तो पता ही है क्या होता है. ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज. तो सिर्फ गुड्स नहीं है, यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, तो इट इज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा दोनों का आदान प्रदान जब होता है लोगों के और देशों के बीच में, या जो स्टेट्स हैं राज्यों के बीच में, तो उसको ट्रेड कहते हैं. जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में होता है, मतलब देशों के बीच में होगा तो देन इट इज इंटरनेशनल, कॉमन सेंसिकल. तो किसी भी कंट्री का ज्यादा ट्रेड होगा तो दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो दैट मींस दैट कंट्री इज ग्रोइंग, उसकी इकोनॉमी काफी बड़ी है. तो यूएसए हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट, यूएसए हैज द लार्जेस्ट ट्रेड विद ऑलमोस्ट एवरी कंट्री. उसके अलावा चाइना है, चाइना is also having huge amount of international trade. जिसके साथ में भी ट्रेड करता है उसका ऑलमोस्ट हर किसी के साथ में उसका ट्रेड सरप्लस है चाइना का. और ये इट इज प्राइमरीली द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो इंटरनेशनल ट्रेड में दो पार्ट होते हैं, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, आयात और निर्यात. एक्सपोर्ट आपका निर्यात होता है, इंपोर्ट आयात होता है. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब कि वेदर द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट आर बैलेंस्ड और नॉट, कि जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो देन इट इज बैलेंस्ड. तो इक्वेशन हो जाएगी इंपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट, दैट मींस इट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा कि दी when the export are more as compared to the imports. तो हम अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, so it is a favorable balance of trade, मतलब it is favoring our country.
जो थ्रू एक्सपोर्ट्स वी आर अर्निंग मोर। अनफेवरेबल बैलेंस कब होगा? व्हेन द एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो इट इज मेजर्ड थ्रू करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो जो ट्रेड होता है तो दैट इज टू बी सेटल्ड इन रियल टाइम बेसिस। या छोड़ो, करंट अकाउंट डेफिसिट वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो अननेसेसरी कंफ्यूज ही हो गया अभी के लिए, वो सारा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा मुझे। तो इतना याद कर लो, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। कमोडिटीज विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग जेम्स एंड ज्वेलरी। और जेम्स एंड ज्वेलरी क्या है? इंपोर्ट भी करते हैं हम। तो इंपोर्ट करते हैं, जैसे रॉ जेम्स कर ली, अनकट जेम्स इंपोर्ट कर ली हमने, ज्वेलरी इंपोर्ट कर ली, और उसको प्रोसेस करते हैं, कट करते हैं, पॉलिश करते हैं, वापस से भेज देते हैं। तो जो जेम्स एंड ज्वेलरी, ये देखो कमोडिटीज इंपोर्टेड में भी जेम्स एंड ज्वेलरी दोनों आ रहा है। तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट भी करते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि मतलब वी आर डिपेंडेंट। अगर हमें एक्सपोर्ट इंक्रीज करने हैं तो हमारे इंपोर्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसा होना ही होता है, हर कंट्री के साथ में ऐसा होता है। अगर हम अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करें और ज्यादा प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करें तो शायद ये चीज नहीं हो। जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट मान लो राइस करते हैं, वीट करते हैं, शुगर वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिशेस से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम पल्सेस करते हैं। तो जस्ट ये मल्टीपल चॉइस के लिए अगेन दीज आर इम्पोर्टेंट। और एलपीजी के बाद में टेलीकॉम सेक्टर के साथ में हमारा आईटी सेक्टर भी काफी ग्रो किया था, एंड इंडिया इमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट, और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं इसको। सॉफ्टवेयर जाइंट का मतलब ये नहीं है कि मतलब वी आर डूइंग वेरी वेल इन दी सॉफ्टवेयर फील्ड। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है ना, तो देयर आर टू कैटेगरीज। एक तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दूसरा होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक ओएस है, तो ये प्रोडक्ट्स हैं, या एंटीवायरसेस हैं, तो इवन दीज आर प्रोडक्ट्स। इंडिया में प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं होते इतने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। वी आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन सर्विसेज। तो सर्विसेज जैसे बैंकिंग, बैंक्स को चाहिए सॉफ्टवेयर ऑपरेट, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बैंक्स, या कोई भी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो वो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं और उसको एज अ सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो इट इज गुड दैट वी आर डूइंग दैट, क्योंकि उससे काफी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स भी होते हैं हमारे, मतलब जो आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं, दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉर इंडिया। तो काफी हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करते हैं उससे। लेकिन वी नीड टू डाइवर्सिफाई, कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो भी होनी चाहिए। अर्निंग सबसे ज्यादा उसी से होती है। अगर इंडिया और यूएस और चाइना में कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो दोनों कंट्रीज में प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। चाइना इज एग्रेसिवली कंपीटिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो भी यूएस में कोई भी कंपनी डेवलप होती है उसकी कॉपी चाइना बना देता है। जैसे गूगल का सर्च इंजन है, तो उसका चाइनीज ऑल्टरनेटिव भी है। अगर इनका फेसबुक है तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में यूएस कंपनीज आकर डोमिनेट कर रही है। सो अमेजॉन इज अ यूएस कंपनी, फ्लिपकार्ट इट इज नाउ अ यूएस कंपनी। पहले इंडिया में एस्टैब्लिश किया था, इंडियंस ने शुरू की थी, लेकिन नाउ इट इज ओन्ड बाय वॉलमार्ट व्हिच इज अ यूएस कंपनी। चाइना में चाइनीज कंपनीज ही हैं। सो इंडिया आल्सो इमर्ज्ड एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो फार्मेसी का मतलब इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन्स, और इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स भी काफी हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स भी काफी हैं। Now, this is the last topic of this chapter, tourism as trade। तो जो टूरिज्म होता है ना, जो सर्विस सेक्टर, देख लो सर्विस सेक्टर होता है तो सर्विसेज है ना, WTO 4 टाइप्स में क्लासिफाई करता है कि सर्विसेज
विच आर कंज्यूम्ड अब्रॉड। एक टाइप की होती है, कुछ में आपका कमर्शियल प्रेजेंस चाहिए होती है, कुछ में देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल। तो 4 कैटेगरीज में ऐसे डिवाइड किया हुआ है सर्विसेज को WTO ने। तो एक टाइप की सर्विस टूरिज्म भी है। तो टूरिज्म गुड्स नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ सर्विस। और ऐसी सर्विस जिसमें अगर किसी को कंज्यूम करना है, ये एक्सपोर्ट किया जाता है टूरिज्म एक्चुअली। तो टूरिज्म से जो रेवेन्यू आता है दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपोर्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये फॉरेन नेशनल परचेज कर रहे होते हैं। तो फॉर इस ये इट इज अ टाइप ऑफ सर्विस इन विच अ फॉरेन नेशनल कम्स टू द कंट्री टू कंज्यूम इट। जैसे एजुकेशन है, तो अगर कोई बाहर की कंट्री का आकर यहाँ हमारे यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपोर्ट ऑफ एजुकेशन। तो सर्विस सेक्टर में आता है ये। तो उसी तरीके से टूरिज्म इज एन एक्सपोर्ट, इट इज कंज्यूम्ड अब्रॉड। मतलब अगर हम किसी टूरिज्म इंपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री से, तो मतलब हो गया कि हमारे सिटीजन दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और वहां पर विजिट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो दूसरी कंट्री है दैट इज अर्निंग मनी। तो टूरिज्म आपका बोथ विद इन डोमेस्टिक टूरिज्म भी इम्पोर्टेंट है और इंटरनेशनल टूरिज्म भी इम्पोर्टेंट है। और टूरिज्म अगर हमें प्रमोट करना है तो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कम्युनिकेशंस में भी टेलीकॉम कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, या जो फिजिकल कनेक्टिविटी है यूजिंग रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, तो ये दोनों, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपिंग टूरिज्म। खैर ये सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, इसके अलावा और फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक टूरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। तो टूरिज्म से क्या फायदा होता है, इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म का आप कहोगे कि अगर कनेक्टिविटी होगी, टूरिज्म होगा विद इन द कंट्री, कि इफ आई एम गोइंग टू गो एंड विजिट सदर्न स्टेट्स, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह, तो ये सारे स्टेट्स में अगर हम विजिट करेंगे और वहां के लोग आकर सदर्न स्टेट्स के या ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोग आकर यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। आपस में मिलेंगे, बॉन्डिंग बढ़ेगी, सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज होगा और लोकल हैंडक्राफ्ट्स प्रमोट होंगे। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स क्या, जो चीजें विच आर प्रोड्यूस्ड लोकली बाय द लोकल क्राफ्ट्समैन। तो अलग अलग टाइप की साड़ीज होती हैं, अलग अलग टाइप के हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। तो टेक्सटाइल्स हैं या वुड वर्क हो गया, जो कि जो क्राफ्ट्समैन है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रमोट होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट आएगा, ही इज गोइंग टू स्पेंड मनी, ही इज गोइंग टू परचेज समथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, तो वी गेट टू नो अबाउट अदर कल्चर्स। अगर if some person from Europe is going to come here, so they'll be knowing more about India, more about Indian culture, Indian values. और यहाँ से कोई यूरोप में जाएगा तो they'll be learning more about European values. तो कल्चरल एक्सचेंज होता है, और it develops international understanding about our culture and heritage. So it is going to create more awareness about India and Indian culture and heritage internationally. तो इसके लिए एक यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है, याद हो तो यूएन की है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी आइडेंटिफाई करती है। तो अगर टूरिज्म इंक्रीज होता है या हमारी कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होती है, तो उससे भी टूरिज्म इंक्रीज होता है। तो दोनों तरफ से है, अगर टूरिज्म इंक्रीज होएगा देन सर्टेन साइट्स आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, या अगर कोई आइडेंटिफाई हो जाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो भी उसमें टूरिज्म इंक्रीज हो जाता है। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। हेरिटेज टूरिज्म हो गया, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मैंने बताया, तो जो राजस्थान में काफी सारे किले हैं ना, तो दीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ताजमहल, जो मेन इमारतें हैं, तो वो तो ऑलरेडी है ही हेरिटेज साइट्स में। सो दिस इज कॉल्ड हेरिटेज टूरिज्म। फिर इको टूरिज्म होता है, जिसमें जैसे जंगल सफारीज वगैरह में जाते हैं ना, तो दैट इज इको टूरिज्म। जो टूरिस्ट हैं उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं, सेंचुरीज में लेके जाते हैं या वाइल्ड रिजर्व्स में लेके जाते हैं, तो दैट इज इको टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, तो ऑल दीज काइंड ऑफ टूरिज्म्स आर अवेलेबल इन इंडिया।
मेडिकल टूरिज्म काफी पॉपुलर है इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर चीप मेडिकल सर्विसेज मिल जाती हैं। चीप फॉर अदर्स, हमारे लिए तो महंगा ही है, बाहर के लोगों के लिए क्योंकि वो वहाँ दूसरी कंट्रीज से सस्ता पड़ता है यहाँ पर। जैसे अरब कंट्रीज से काफ़ी आते हैं, पाकिस्तान से भी कई लोग आकर यहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं, बांग्लादेश से करा रहे होते हैं, फिर काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज से भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो दे कम फॉर मेडिकल टूरिज्म, जो भी सस्ता हो रहा होता है, जहाँ पर भी सस्ता मिलता है तो वहाँ पर, तो इंडिया में काफ़ी चीप पड़ता है उनको, इसलिए दे कम टू इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म। देन बिजनेस टूरिज्म, अगर एफडीआई करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, सो पीपल आर गोइंग टू विजिट फॉर सेटिंग अप units of their industry. So tourism is an industry or is an area which has been underdeveloped in India, properly explore नहीं किया है, properly develop नहीं किया है, और one of the major problem in development of tourism is the lack of connectivity. तो connectivity improve करनी पड़ेगी, और जो भी पॉलिसी मेजर्स लेने हैं, जो कि कई जगह के लोग भी काफ़ी रिसेप्टिव नहीं होते हैं, टूरिस्ट के साथ में बदतमीजी करने लग जाते हैं, या they don't they try to cheat the tourists, so all these things tend to affect negatively the tourism of any particular place. तो ये सारी चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए, तो इसके लिए एड वगैरह भी काफी गवर्नमेंट देती है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एड्स देती हैं। मध्य प्रदेश का है हिंदुस्तान का दिल देखो, गुजरात में अमिताभ बच्चन आते हैं, कभी वो आओ तो गुजरात में, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट बाहर की कंट्रीज में ऐड दे रही होती है, इनक्रेडिबल इंडिया वाली ऐड देखी होगी सबने, ठीक है। तो देयर इज वास्ट पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री बेसिकली। और जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, इन सब का खूब स्कोप है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, इंसर्जेंसीज है काफ़ी जगह पर, तो these places can be developed as tourist hotspots. So there was a question, ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली भी आपके एग्जाम में आ सकता है, हाउ टूरिज्म में भी, बुक में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हाउ टूरिज्म में बी हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच, कि हाउ कैन टूरिज्म लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच, कि एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा, हाउ कैन टूरिज्म हेल्प इन दिस। तो टूरिज्म किस तरीके से हेल्प करेगा, कि जैसे इको टूरिज्म है, तो अगर इको टूरिज्म होगा तो वहां पर लोगों को जॉब्स मिलेगी, और इको टूरिज्म है तो इकोलॉजी को बेनिफिट किया जा सकता है, मतलब एटलीस्ट मेंटेन करने का इंसेंटिव है। जैसे केरला में काफी सारा इको टूरिज्म होता है, वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत कम है, टूरिज्म काफी चल रहा होता है, तो उससे एनवायरनमेंट भी मेंटेन रहती है, और जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड भी सही सलामत रहते हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, और जॉब्स मिल रही हैं, तो दिस इज बैलेंसिंग बोथ। तो इस तरीके से टूरिज्म कैन बी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। एडवेंचर टूरिज्म का भी ले सकते हो, तो एडवेंचर टूरिज्म में है जैसे कनोइंग हो गया, रैपलिंग हो गया, रॉक रैपलिंग हो गया, और भी जो भी अलग अलग टाइप के एडवेंचर टूरिज्म होते हैं, तो ये भी नेचर से कनेक्टेड हैं, तो इवन दीज कैन हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कल तो जितने भी टाइप्स ऑफ टूरिज्म है सबको पकड़ पकड़ के डिस्कस कर सकते हो कि हाउ दिस इज गोइंग टू लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। तो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको इन योर नोटबुक्स।